हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार मैं आप लोग को स्टडी सिलेबस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, क्या लाया हूं सो देखिए ध्यान से। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो दोस्तों, आप लोग यदि ये पूरा देखते हैं तो आप लोग को यहाँ से आप लोग कंपटीशन में जाइए या कोई सिलेबस में जाइए, 2 नंबर एकदम फिक्स रहता है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो ग्रेगरी मेंडल आप लोग जानते हैं। तो आनुवांशिकी के जनक हो गए ग्रेगरी मेंडल। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। जोड़ा कहे तो 23 दूना 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा। कोशिका में जीन कहाँ स्थित होता है? तो जीन गुणसूत्र पर डीएनए का अंश है, यानी कि डीएनए का अंश है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक है जननिक, दूसरा है कायिक। विभिन्नता के आधार पर 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक जननिक है और एक कायिक है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है सो ध्यान दीजिएगा। जीन की परिभाषा दीजिए, या जीन क्या है? तो विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई है। विशेष लक्षण के लिए आनुवांशिकी की मूलभूत इकाई है। तो कहने का अर्थ हुआ, क्या हुआ कहने का अर्थ? कि जीन एक ऐसा चीज़ है ना जो आनुवांशिकी लक्षण, मतलब जैसे बाबू वाला, पप्पा वाला, दादा वाला, दादी वाला लक्षण में जरूर पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत या वंशागत होकर संचित होने वाली विभिन्नता क्या कहलाती है? तो आनुवांशिक विभिन्नता कहलाती है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वही बात हुआ जीन वाला। 8 नंबर में कह रहा है, ऐसे आनुवांशिक गुण या लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहलाते हैं। आगे है, मेंडल के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त जीन प्रारूपी अनुपात कितना है? तो 1:2:1 जीन प्रारूपी अनुपात है। परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि जीन प्रारूपी अनुपात क्या कहलाता है? तो 1:2:1 याद रखिएगा, 1:2:1। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर में आनुवांशिक विभिन्नता के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्योग। उत्परिवर्तन और आनुवांशिक पुनर्योग। 11 नंबर में है, किसी जाति विशेष के एक समष्टि, ठीक है, या आबादी में स्थित समस्त जीन क्या कहलाता है? तो जीन कोश कहलाता है। ठीक है, कोई जाति उति हो गया या कोई आबादी वाला हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस जीन को, पूरा जीन को मिला करके तो जीन कोश कहेंगे। ठीक है, जीन पूल। आगे है, जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण अपचायक या उपचायक? तो अपचायक था। जीव की उत्पत्ति के ठीक पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो अपचायक था। ठीक है, अब आगे है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र जो व्यक्ति के लिए लिंग का निर्धारण करते हैं, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। गुणसूत्र जो व्यक्ति के लिंग का निर्धारण करते हैं, समझ सकते हैं आप लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि 2 जीवाश्म का नाम लिखे। तो एमोनाइट, ट्राइबोलाइट जीवाश्म है। एमोनाइट है, एमोनाइट और ट्राइबोलाइट, यह क्या है? तो जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब होता है बहुत दिन पहले जो दब जाता है
वही हुआ धरती के अंदर हजारों वर्ष पहले वाला। तो एमोनाइट और ट्राइबोलाइट। आगे है जीवाश्म की आयु निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि का नाम बताए। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण, यानी कि जीवाश्म को रेडियो कार्बन काल निर्धारण द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जबकि पृथ्वी की आयु, ठीक है, पृथ्वी की आयु यूरेनियम कार्बन काल द्वारा किया जाता है, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा किया जाता है। आगे है मानव के विकास के अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। हम लोग सब एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। मानव के सबसे प्राचीन पूर्वज कहाँ से आए थे? तो अफ्रीका से आए थे, याद रखिएगा, अफ्रीका से आए थे। आगे है शुक्राणु अथवा अंडाणु दोनों में से कौन शिशु के लिंग को निर्धारण या निश्चित करता है? तो नर मानव में शुक्राणु जो शिशु लिंग को निश्चित करता है, यानी कि जेंस ही जो है शिशु के लिंग का निर्धारण करता है। और इसमें महिला को दोष दिया जाता है कि केवल बेटी हो रहा है। दोष किस में है? तो जेंस में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव जिसमें गुणसूत्रों की XY जोड़ी होती है पुरुष कहलाते हैं और XX महिला कहलाते हैं। अब आगे की ओर है अल्प विकसित नेत्रों वाले प्राणी का नाम बताएं। तो प्लेनेरिया। अल्प विकसित नेत्रों वाले प्राणी का नाम क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या है दोस्तों? तो प्लेनेरिया है। क्या है? तो प्लेनेरिया है। अब आगे है उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास की व्याख्या किसने की थी? तो फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक लेमार्क ने सबसे पहले 1809 में उपार्जित लक्षणों के वंशागति द्वारा जैव विकास का व्याख्या किए थे। लेमार्क। 22 नंबर में है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है, ने प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का सिद्धांत दिए थे। अब आगे है 23 में जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से क्या पता चलता है? तो जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन से पता चलता है कि जैविक विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकृत समूह किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। आगे है मनुष्य प्रारंभ में क्या थे? तो मनुष्य प्रारंभ में मूलतः शिकारी थे, नाखून बड़ा बड़ा रहता था। लास्ट है जो पूरा देखे हैं उनको तो एकदम 2 नंबर मिलेगा। आगे देखिए किस प्रकार के प्रजनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? तो अधिक सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न होती है। 26 नंबर में है संतान को अपनी पहली पीढ़ी में जन्म के साथ ही क्या प्राप्त हो जाता है? तो आधारिक, शारीरिक, अभिकल्प और कुछ विभिन्नताएं। आगे है अलैंगिक जनन प्राप्त करने वाले जीवों में बहुत कम अंतर क्यों होता है? डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण, मतलब कम नकारात्मक के कारण, गलती के कारण। अब आगे की ओर है 28 में मानव के लक्षणों के वंशागति का नियम किस बात पर आधारित है? तो माता और पिता दोनों के समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ अपनी संतानों को स्थानांतरित करते हैं।
आगे है मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। तो मैं शुरू में ही बताया था 46, और जोड़ा कहे तो 23, 23 दूना 46 हो जाएगा। आगे है पौधों की लंबाई को कौन निर्धारित करता है। तो हार्मोन की मात्रा। पौधों की लंबाई को कौन निर्धारित करता है। तो हार्मोन की मात्रा। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है। तो 2 प्रकृति, एक नर तो दूसरी मादा से प्राप्त होती है। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रकृति होती है। तो 2 प्रकृति, एक नर और दूसरा मादा होती है। अब आगे है डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, यानी कि प्राकृतिक वर्ण कहेगा आप लोगों को तो चार्ल्स डार्विन। आगे है जीवाश्म किसे कहते हैं। जीवों के चट्टानों में परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। मतलब जीवों के चट्टानों में जब परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाता है, समझते हैं ना। हाँ, जब जीव जो है चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं, वही हुआ। मेंडल के कारकों को अब किस नाम से जाना जाता है। तो जीन। आगे है समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। वे अंग जिनके कार्यों में समानता हो पर उनकी उत्पत्ति और मूल रचना भिन्न हो, समवृत्ति अंग कहलाते हैं। समवृत्ति अंग क्या है। तो वे अंग जिनके कार्यों में समानता और उत्पत्ति और मूल में और रचना में भिन्नता होगा। ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कर दे, और मन करे तो लाइक करे या ना करे, लेकिन दोस्तों जो भी इस लेवल को जिनको दिक्कत है उन्हें ज़रूर शेयर कर दे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।